एक तरफ जहां सरकार निजीकरण को फायदे का सौदा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को एक अलग तरीके का डर सता रहा है। और ये डर है निजीकरण से होने वाले बदलाव का, निजीकरण से होने वाले नुकसान का। और सरकार के इसी फैसले पर विपक्ष भी हथियार थामे खड़ा है और निशाना है बीजेपी सरकार। कैसे हो रहा है निजीकरण और कैसे हो रही है राजनीति, क्या है इसके पीछे सारा बवाल, दिखाते हैं आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट में। मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। भारत जिसे कभी किताबों में सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, आज वही भारत वो दिन देख रहा है जब कर्जे के बोझ तले भारत की आय के संसाधन दम तोड़ रहे हैं। इसी बीच सरकार की ओर से एक रास्ता निकाला गया। आम बोलचाल में निजीकरण और सरकार की भाषा में इसे एसेट मोनेटाइजेशन कहा गया। भले बात निजीकरण की हो या एसेट मोनेटाइजेशन की, बड़ा सवाल ये है कि कैसे सरकार का खोजा ये रास्ता अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के एक प्रोजेक्ट के जरिए। और लिए चलते हैं आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर के रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और उसके ऊपर एक 5 सितारा होटल। ये है भारत के रेलवे स्टेशन के भविष्य की एक झलक। पिछले साल इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के बड़े रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों की तरह होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को 20वीं सदी के तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए रेलवे में सुधार की जरूरत है। और इस जरूरत को देखते हुए मोदी सरकार ने विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें आमदनी का केंद्र बनाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत कर डाली। इस योजना के पीछे सोच है कि भविष्य में ट्रेन स्टेशन के ऊपर और अंदर होटल, मॉल, कैफे और रेस्टोरेंट होंगे, ठीक वैसे जैसे कि हवाई अड्डों में होते हैं। इस आधुनिक पुनर्विकास के 4 वर्षीय प्रोजेक्ट के लिए देश के 400 रेलवे स्टेशन को चुना गया। और अगर सरकार अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कामयाब रही तो 90 मुसाफिर ट्रेनों का भी पुनर्विकास होगा, जिन्हें निजी कंपनियां चलाया करेंगी। दरअसल रेलवे की ये योजनाएं मोदी सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का एक अहम हिस्सा है, जिसके चलते सरकार अपनी संपत्तियों को 25 सालों के लिए निजी कंपनियों के हवाले करने जा रही है, जो इस समय निजीकरण को लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसे संपत्ति मुद्रीकरण या एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार एनएमपी का उद्देश्य देश के अलग अलग आय संसाधनों और संपत्तियों के एसेट्स के मुद्रीकरण के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करना है। रेलवे के अलावा सड़क, नौवहन, विमान, बिजली, दूरसंचार, तेल और गैस, स्टेडियम और गोदाम जैसे क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों को 25 सालों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये दावा है कि एनएमपी योजनाओं से सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी। 23 अगस्त की घोषणा से पहले उन्होंने इसके विस्तार का जिक्र 2021 से 22 के बजट में भी किया था। और यही बात इस समय देश में कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस पर अलग से 24 अगस्त को एक प्रेस वार्ता बुलाई। कहा कि मोदी सरकार अपने अनमोल रत्नों को बेच रही है। उनका कहना था कि बीजेपी दावा करती रहती है कि 70 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इतने सालों में बनाई गई सारी संपत्ति बेच रही है। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे।
स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे। सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि ये सरकारी संपत्तियों की बिक्री नहीं, ये सिर्फ 25 साल के लिए पट्टे पर दिए जा रहे हैं। जहां एक तरह विपक्ष इस मुद्दे के जरिए सरकार को लगातार घेर रहा है और जनता के बीच जाकर आवाज बुलंद कर रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी पर ताने कसते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में सरकार ने रेलवे, एयरलाइन, बिजली, तेल कंपनियों और गोदामों को चलाने का काम किया, लेकिन इन कंपनियों या संस्थाओं की कमी कुछ खास नहीं बढ़ी और कहीं घाटे में है। इन तमाम बातों के बीच निजीकरण शब्द से आज हर कोई वाकिफ हो रहा है। वही निजीकरण वो ही है जिसे लेकर राजनीति भी इस पर गर्म है और बवाल भी चरम पर। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। निजीकरण शब्द की धारणा की बात करें तो निजीकरण सुनते ही हमारे दिमाग में आता है निजी कंपनियां या कंपनियों का कोई मालिक जो सरकार से ना जुड़ा हो, और यही संभावना हमारे अंदर एक अलग तरीके से डर पैदा कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। निजीकरण और एसेट मोनेटाइजेशन में क्या है फर्क। देश में इन दिनों निजीकरण के नाम से खासी उथल पुथल है। कहीं कर्मचारियों की हड़ताल तो कहीं बंद पड़े बैंक, कहीं आंदोलनरत लोगों की चेतावनियों से गूंजती देश की सड़कें तो कहीं लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर, और वहीं विपक्ष की हुंकार और निजीकरण का खौफ। आखिर निजीकरण ऐसी क्या बला हो गई जिसने लोगों के मन में खौफ बिठा दिया है? आइए जानते हैं। जब लोग इतने परेशान हैं, तो क्यों सरकार निजीकरण के भूत को दिखाकर लोगों को डरा रही है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार अपने करीबी कारोबारियों को फायदा पहुंचा रही है या फिर कोई खेल खेल रही है? ये तमाम सवाल जो आम जनता की जहन से सुलगते हुए विपक्ष की जुबान तक पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा वास्तविक सवाल ये है कि क्या सरकार सच में निजीकरण कर रही है? यह सरकार की भाषा में एसेट मैनेजमेंट का मतलब निजीकरण शब्द से कोसों दूर है। सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन क्या निजीकरण शब्द से अलग है जिससे लोग डर रहे हैं? इससे पहले हमें समझना होगा कि क्या है निजीकरण जिसका खौफ है, और ऐसे में क्या है एसेट मोनेटाइजेशन जो सरकार कर रही है। महामारी के घातक प्रभाव से निपटने के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे आम लोगों को राहत मिले और अर्थव्यवस्था में आए संकट का असर कम हो। इसके लिए सरकार ने अरबों रुपयों का कर्ज दिया। महामारी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर जारी है। इससे और पैसों की जरूरत है। केंद्रीय सरकार की कमाई के कुछ ही साधन उपलब्ध हैं, जिनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी खास हैं। कमाई का एक दूसरा बड़ा साधन है सरकारी कंपनियों और संस्थाओं का निजीकरण और विनिवेश या फिर एसेट मोनेटाइजेशन। बात पहले निजीकरण की करते हैं। निजीकरण में सरकार माइनॉरिटी भागीदार बनकर रह जाती है, जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट खरीदार कंपनी के हाथों में चले जाता है। विनिवेश या फिर एसेट मोनेटाइजेशन में सरकार मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनी रहती है, जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट सरकार के हाथ में ही रहता है। एसेट मोनेटाइजेशन का जो रास्ता सरकार अपना रही है, ऐसे में सरकार संपत्ति का कुछ हिस्सा लीज पर देती है, जिससे सरकार को लंबे समय के लिए आमदनी होती रहे। किसी भी व्यक्ति या देश को एसेट मोनेटाइजेशन की जरूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति या देश के ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो।
कर्जे के बोझ तले संपत्तियां बेचने की नौबत न आए तो एसेट मोनेटाइजेशन को अपनाते हुए प्राइवेट कंपनियों को संपत्ति लीज पर दे दी जाती है और एक निर्धारित आय कमाई जाती है। इससे स्वामित्व सरकार के हाथों में रहेगा, न कि कंपनी के। मानो आपके पास एक घर हो और आपने घर को आय का संसाधन बनाने के लिए किराएदार रख लिया हो। ठीक वैसे ही सरकार ने लाल किले को भी लीज पर दिया। भारत ने डालमिया भारत समूह 5 साल तक के लिए 25 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत लाल किले को लीज पर दे दिया है। अब ऐसा ही कुछ होने वाला है बाकी संपत्तियों के साथ भी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। भारत एक विकासशील देश है और ऐसे देश को आखिर क्यों जरूरत पड़ी है एसेट मोनेटाइजेशन की, अब वो आपको बताते हैं। आखिर सरकार के ये कदम हमें किस मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं, ये आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ आएगा। निजीकरण एक बार फिर से सार्वजनिक बहस में लौट आया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का जोरदार तरीके से समर्थन करते हुए कहा था कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर इस देश को निजीकरण की जरूरत क्यों? आपको बता दें कि ऑयल, गैस और पावर सेक्टर की कई ऐसी संपत्तियां हैं जो पूरे तरीके से इस्तेमाल में नहीं आती है या उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो बेकार पड़ी है। करीब 100 परिसंपत्तियों को बाजार के हवाले कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। एक वजह यह है कि ऐसी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वो विरासत में मिली है या किसी खास व्यक्ति का प्रोजेक्ट है, और इसी वजह से इनकी मालिक सरकार बनी रहे और सारा सौदा घाटे में चलता रहे। क्या आपको लगता है कि देश को इसकी जरूरत है? और इस वजह से सरकार का ध्यान कल्याणकारी योजनाओं से हटता है और सरकार का पैसा और संसाधन दोनों बेकार पड़ी संपत्तियों पर लगता है, जो काफी हद तक कई बार फिजूल भी साबित हो सकता है। किसी काबिल सरकारी अधिकारी को किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में लगाना उसकी काबिलियत के साथ अन्याय है, और उस एंटरप्राइज के साथ भी और साथ ही देश की जनता के साथ भी अन्याय है। जब पब्लिक सेक्टर की शुरुआत की गई थी तब उसकी जरूरत थी। कई देशों के विकास की दशा ये बताती है कि आज शायद देश की जरूरत निजीकरण है। अब तक की एक धारणा रही कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, सरकारें इससे निपटेंगी, और ये हमेशा से चलता ही आ रहा है। अब इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब निजीकरण बढ़ता है तो आधुनिकता बढ़ेगी, बिजनेस का विस्तार होगा, बेहतर प्रबंधन बनता है, तो इन सब के चलते देश में रोजगार के नए मौके आते हैं। और चलिए निजीकरण के अब कुछ फायदों की बात करते हैं। कार्य क्षमता में सुधार इससे होता है। सरकार की ओर से नियंत्रित कंपनियां अधिकतर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अपनी कार्य क्षमता अनुसार काम नहीं करती, जिसका परिणाम अर्थव्यवस्था की विकास की गति धीमी पड़ जाती है। और ठीक इसके उलट निजी क्षेत्र की कंपनियां किसी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित नहीं होती, सिर्फ विकास के एजेंडे से प्रेरित होती है, और ऐसे में कंपनियों की कार्य क्षमता अधिक बढ़ जाती है। निजीकरण प्रक्रिया के पीछे सरकार की सबसे बड़ी मंशा होती है राजस्व में बढ़ोतरी। कई बार सरकार अपना राजस्व घाटा कम करने के लिए निजीकरण प्रक्रिया को अपनाती है। इस प्रक्रिया से मिलने वाली धनराशि को सरकार बजट घाटा कम करने और अलग अलग प्रकार की जन कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिए इस्तेमाल करती है। वैश्विक बाजार के इस दौर में सरकार सबसे अलग रहकर विकास नहीं कर सकती। सरकार को आर्थिक उदारवाद नीति को अपनाकर अर्थव्यवस्था के दरवाजे सभी को खोलने के लिए जरूरत है। निजीकरण सरकार की उदारीकरण नीति का ही एक प्रारूप है। उदारीकरण का अर्थ होता है जब सरकार व्यापार के नियमों को सरल बनाए, जिससे अर्थव्यवस्था की गति को तेजी मिले। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित भी करता है निजीकरण। अर्थव्यवस्था के दरवाजे सभी के लिए खोलकर सरकार एक तरह से बाजार में प्रतिस्पर्धा के अवसर भी पैदा करती है। निजीकरण की ओर से सरकार निजी उद्योगपतियों को अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर देती है, जिसके कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती है, जिसका फायदा उपभोक्ता को मिलता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग निजीकरण के पक्ष में भी हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।
कहते हैं कि कोई चीज जब फायदा लेकर आती है तो उसका नुकसान भी होता है। और क्या हो जब ये नुकसान ना सिर्फ किसी एक व्यक्ति का बल्कि पूरे देश के लिए हो। जी हाँ, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसा नहीं है कि निजीकरण के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। बहुत से लोग अभी भी निजीकरण को घाटे का सौदा बनाते हैं। देश में हुए कई हड़ताल और आंदोलन इस बात की गवाही भी देते हैं। अब चलिए निजीकरण के नुकसान की अगर बात करें तो सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। सार्वजनिक उद्योगों की सफलता और असफलता के लिए सरकार को जनता बाध्य कर सकती है, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। निजी क्षेत्र में सामाजिक उद्देश्यों के प्रति उदासीनता नजर आती है। सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना ही निजी क्षेत्र का एकमात्र लक्ष्य होता है। भारतीय संविधान में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है, उस लक्ष्य को निजीकरण की ओर से हासिल कर पाना काफी मुश्किल साबित होता है। समाज में आर्थिक समानता बनी रहे और सभी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिले, ये निश्चित करना सरकार का दायित्व है। इस दायित्व को सरकार सिर्फ तभी निभा पाएगी जब सार्वजनिक साधनों पर उसका नियंत्रण होगा। निजीकरण के जरिए अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम होता है तो निजी उद्योगपतियों का दबदबा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप एक तरफ रोजगार की कोई गारंटी नहीं रहती और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय दर में असंतुलन बढ़ जाता है और वहीं व्यापारिक एकाधिकार सहचर पूंजीवाद के चलते सरकार के आर्थिक फैसलों का फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने मुट्ठी भर उद्योगपति वर्ग को ही मिलता है, जिसके कारण बाजार में एकाधिकार बढ़ेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अवसर कम होंगे। व्यापार करना सरकार का काम नहीं, इसलिए अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में रहना ठीक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, वहां सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकती। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार पर ही निजीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली सरकारों ने निजीकरण किया है और कितना उनकी ओर से निजीकरण किया गया, कब देश को निजीकरण की जरूरत महसूस हुई और कैसे देश को इससे फायदा या नुकसान पहुंचा, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत ने निजीकरण के लिए अपने द्वार तब खोले जब कांग्रेस की सरकार थी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और बजट पेश किया जा रहा था। बात है 1991-92 की। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः दो क्षेत्रों से बनती है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। स्वतंत्रता के बाद जो मौजूदा परिस्थितियां थी, उनमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं था। इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को आधार बनाया गया। उन्नीस सौ 91-92 के ऐतिहासिक बजट में दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया गया। अब विदेशी कंपनियां भी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती थी। 1991-92 के बजट में बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को कम किया गया। पहले आरबीआई ही जमा और कर्ज पर इंटरेस्ट रेट और कर्ज राशि तय करता था, लेकिन इस बजट में बैंकों को यह अधिकार दे दिया गया। नए निजी बैंक खोलने के नियम भी आसान किए गए। बैंकों को नए ब्रांच खोलने की छूट दी गई। नरसिंहन समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने कैपिटल मार्केट पर सीधा नियंत्रण खत्म कर दिया। कैपिटल मार्केट से जुड़े सभी अधिकार सेबी को दे दिए गए। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। 1991-92 के बजट की केंद्र सरकार ने लाइसेंस परमिट राज समाप्त कर दिया। लाइसेंस परमिट राज में किसी भी कंपनी को शुरू या विस्तार करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती थी और सरकार से ही ये निर्धारित करती थी कि उत्पादन कितना करना है। इसके अलावा सरकार ही उत्पादित वस्तुओं की कीमत तय करती थी।
1991-92 के बजट में इसे बाजार के हवाले छोड़ दिया गया। अब ये बाजार के आधार पर तय होने लगा कि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सबके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। 1991-92 में निजीकरण के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला था। इसी वजह से निजी कंपनियों का विस्तार हुआ। केंद्र सरकार ने 1991-92 के बजट में सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में निजी कंपनियों को कारोबार की अनुमति दे दी। जिन क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली उनमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा और रेलवे से संबंधित थे। पहले प्रतिबंधित सेक्टर 17 थे, जिस पर बजट में घटाकर उन्हें 8 कर दिया गया। अब निजी कंपनियां पहले प्रतिबंधित 17 सेक्टर्स में से 9 सेक्टर में कारोबार कर सकती थी। यानी कि इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव 27 साल पहले हुआ, जिस समय देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। बजट से उम्मीदें थी कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बेहतर प्रयास किए। उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को भी जरूरी कदम उठाने की छूट दी। मनमोहन सिंह ने भी निराश नहीं किया और ऐसा बजट पेश किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को संतुलित करने के लिए कई कदम उठाने पड़े। बजट में कई बड़े सुधार हुए और कई नई घोषणाएं हुई। इस बजट की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसमें शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी पाने की कोशिश की गई, जिसका फायदा अब सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी देखने को मिल रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो देश का निजीकरण हो रहा है या नहीं, ये इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं और इन तथ्यों के आधार पर आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर इस बदलाव से देश को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।